हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला या स्थापत्य कला। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम केवल उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला नहीं देखेंगे। सल्तनत काल में जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी कार्य हुआ है ना, तो वो भी हम बहुत डिटेल में देख लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक शासक ने जो जो निर्माण कार्य किए हैं सल्तनत काल के, वो चाहे यूपी के बाहर ही अधिकांश किए गए हैं, वो भी हम सारे देख लेंगे। इसके बाद मुगल काल में जो निर्माण कार्य हुए हैं वो तो यूपी में ही मैक्सिमम हुए हैं, तो वो सारे हम देख लेंगे। फिर हम अवध शासन में जो हुआ है, इसके बाद अंग्रेजों के काल में, मतलब उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित एक एक छोटी छोटी चीज हम आज की क्लास में देख लेंगे। बहुत विस्तृत क्लास होने जा रही है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन मैं बताता हूं जो पूछे गए हैं पहले, इससे आइडिया लगेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हो। एक पूछा गया था कि जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, चारबाग रेलवे स्टेशन सबको पता है ये कहाँ है, इसका निर्माण किस शैली में हुआ है। ये नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते थे, ठीक है। बाकी उन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इसके बाद रूमी दरवाजा, ये सब चीज़ें तो पढ़ ली, प्लस इनकी भी शैली नहीं पढ़ते थे। इसकी ये देख लेते थे कि किसने बनवाया है, कौन इसका वास्तुकार रहा है, कहाँ पे बना, कब बना। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एस सी में, रूमी दरवाजा, इसकी हाइट पूछ ली गई थी कि इसकी ऊंचाई क्या है। ये भी थोड़ा अलग था, क्योंकि हर एक स्थापत्य की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई थोड़ी आप लोग पढ़ते रहोगे, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप डिटेल में चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आए कि डिटेल में पढ़ क्यों रहे हो। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो विंध्यवासिनी देवी मंदिर है वो नहीं पूछा गया था, वो फेमस है जबकि, कि किसने बनवाया था या कब बना था। वहीं पर कोई और मंदिर था छोटा सा, उसका पूछ लिया गया था कि किसके शासनकाल में बना। ना उस राजा का नाम सुना था लोगों ने, ना मंदिर का भी ज्यादा जो बाहर के लोग हैं उन्होंने नाम सुना था, लेकिन पूछा गया था। वो कहाँ से पूछा गया था? जिला दर्शन से। तो हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को दो तरीके से कवर करने जा रहे हैं। एक तो आज की क्लास इतनी पर्याप्त होगी कि 95% तक चीज़ें तो यहाँ से आ जाएंगी। फिर जो 5% ये लोग अलग जाएंगे, जब हम जिला दर्शन पर आएंगे, 15-18 क्लास के बाद आ जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें वास्तुकला की जो हर जिले में एक छोटा छोटा सा काम हुआ होगा ना, वो हम कवर कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे जिलों का काम तो आज भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा क्लास पर, कि जो आपकी शुरुआती क्लास आई है ना, तो वो तो नॉर्मली हर क्लास में या किसी ना किसी बैच में आपको कराया गया होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। लेकिन आज की जो क्लास होगी वो विशेषता लोअर पीसीएस को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें आपको समझ में आएगा कि सब कुछ हमने कवर कर लिया वास्तुकला का। बहुत ध्यान से पढ़ना। एक दो दिन बाद आप लोगों को कंप्यूटर का भी प्रोग्राम दे दिया जाएगा, तो ये पूरा 35 नंबर पर वर्क शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सल्तनत काल में शुरुआत से लिया गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, कब बनवाया, उसकी मेन विशेषता क्या है। फिर इल्तुतमिश आ गए, इल्तुतमिश काल की सारी बिल्डिंगें। फिर बलबन काल की। फिर खिलजी, खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी इमारतें बनवाई सारी देख लेंगे हम। फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसका लोधी वंश। ये मतलब डिटेल में कर लिया हमने। हालांकि अधिकांश इमारतें यूपी के बाहर हैं, फिर भी जब आपने सल्तनत काल में ये वंश पढ़े हुए हैं तो इनके युद्ध वगैरह भी पढ़ लिए, तो ये भी जरूरी था। अब आ जाते हैं, शेरशाह सूरी ने भी कुछ निर्माण कार्य कराए, वो भी देख लेंगे। फिर मुगल काल, मुगल काल में हम बाबर और हुमायूं से उठाएंगे। फिर अकबर काल, जहांगीर, शाहजहां। अब यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ें जैसे ताजमहल से डिटेल में पूछी जा सकती हैं, तो अभी मैं बताऊंगा कि 5-6 ऐसी बिल्डिंग्स हैं या ऐसी स्थापत्य हैं, जैसे आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें पूछ लेते हैं कि जो मूर्ति है वो कैसी है, शैली क्या है। वो और डिटेल में हम कराएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ बता के। फिर औरंगजेब काल, क्या क्या बनवाया, तकनीक क्या थी, नया क्या था। और फिर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। हालांकि मुगल काल में जितना भी काम हुआ है वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, आगरा वगैरह में। फिर ये अटाला वगैरह पढ़ा दी गई थी, लेकिन इसको फिर से मैंने डाल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बता दी। अब इतनी चीज़ें याद करना तो वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपके पास कंटेंट रहता है तो देखते रहते हो, तो अगर अचानक से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बदायूं वगैरह में क्या बनाया गया है, संभल में क्या बनाया, संभल में अभी विवाद भी चल रहा है मस्जिद पर, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, अकबर के काल में देखेंगे क्या है सब कुछ, फतेहपुर सीकरी में क्या बना है। इसके बाद ताजमहल को थोड़ा डिटेल में दिया है, हालांकि ताजमहल को अभी मैं बताता हूँ, एक और कंटेंट देने जा रहा हूँ, उसमें और ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिकंदरा में क्या बना है अकबर के काल में, फिर किस चीज़ का उपयोग हुआ है। अब आ जाएंगे लखनऊ में, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, केसर बाग, ये सब बता देंगे। फिर ब्रिटिश कालीन पूछ रहे हैं आजकल, इलाहाबाद का पूछ लेंगे कि जो हाई कोर्ट है वो किस शैली में बना है, रेलवे स्टेशन किस शैली में, वहाँ पर पुस्तकालय है, क्योंकि इलाहाबाद राजधानी रही है इंडिया की कुछ समय तक। तो इलाहाबाद में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं और वो भी किस शैली में हुए हैं, या तो इंडो गोथिक शैली में हुए, गोथिक शैली में हुए हैं या फिर इस्लामी और ईसाई मिश्रित, ब्रिटिश शैली मिश्रित में हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर कानपुर और मेरठ में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर अन्य चारबाग स्टेशन जो पूछा गया था, तो देखो इंडो सार्वसैनिक शैली में बना था, डायरेक्ट शैली पूछा गया था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक छोटे छोटे शहर का भी देख लेंगे, नजीबाबाद में क्या है, बरेली में क्या है, कालपी में 84 गुम्बद से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और डिटेल देंगे। यहाँ पर क्लास ख़त्म होगी लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। एक कंटेंट आपको सहायक कंटेंट दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट ही रहेगा इसका, क्योंकि सब कुछ आज समझ जाओगे तो इसमें आपको केवल पढ़ना होगा। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्या है मंदिर, कब बना, किस सदी में, स्थापत्य की कौन सी विशेषताएं हैं, क्या होती है शैलियाँ, ये सब चीज़ें, ठीक है। मूर्तियाँ यहाँ पर 3 प्रकार की जो है उकेरी गई हैं मूर्तियाँ। तो अनंत साई विष्णु किस दिशा में है, मतलब सब कुछ, कुछ भी पूछे ये आप कर जाओगे। ऐसे ही ताजमहल। फिर आगरा का किला, आगरे के किले में अभी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था कि जो मुसम्मन बुर्ज है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली के लाल किले में कि आगरा के में, है ना। तो देखो शाहजहाँ ने बनवाया था मुसम्मन, और यहीं पर इसको कैद भी किया गया था मुसम्मन बुर्ज में। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट ताजमहल दिखता है, और सबसे खूबसूरत, अगर सबसे ज़्यादा रत्न कहीं जड़े हुए थे इसी मुसम्मन बुर्ज में। फतेहपुर सीकरी को भी डिटेल में करा दिया, क्या क्या है, कौन सी बिल्डिंगें स्थित हैं। फिर अवध की वास्तुकला, बड़ा इमाम बाड़ा, किफ़ायतुल्लाह जो वास्तुकार थे, रूमी दरवाज़ा, हाइट वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर छोटा इमाम बाड़ा। फिर मैंने सारी चीज़ों को ना एक जगह दे दिया, अब पूरा प्राचीन काल से उठा दिया हमने, हड़प्पा काल के पहले से भी, कोल्डीवा और महागढ़ी के अवशेष से। फिर सनौली समाधि, मतलब कहाँ से क्या मिला है, सारे स्तूप आ गए आपके। इसके बाद मंदिर स्थापत्य वगैरह में फिर भीतर गांव, दशावतार मंदिर, मतलब इनकी पूरी डिटेल दे दी है, किस काल में बने, क्या है, कहाँ पर स्थित है। ऐसे करके यूपी की सारी 80 इमारतें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अटाला मस्जिद, ये सब आ गए। पंचमहल, मदन मोहन मंदिर भी पूछा गया था शायद किसी परीक्षा में, किसके काल में बना है, कौन मेन व्यक्ति थे जो बनवा रहे थे, है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे कि सब कुछ आ गया, जो भी उत्तर प्रदेश की वास्तुकला है उससे संबंधित कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी। ये साथ में आपको सहायक पीडीएफ होगी जो दे दी जाएगी, है ना। इलाहाबाद की लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें, हुसैनाबाद, किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, है ना, कॉलेज है, उसका क्वेश्चन आता है कि इसके वास्तुकार कौन थे, कौन सी शैली है। पूरे 80 हैं, तो ये भी आपको दे देंगे। इसमें बहुत सारे रिपीटेड होंगे, कुछ नए भी हो जाएंगे। तो आ जाते हैं आज की क्लास पर। दिल्ली सल्तनत काल में जो स्थापत्य है उस शैली को बोला जाता था शाही शैली। इस काल की देखो शुरुआत में क्या होता था ना, जो यहाँ पर इंडिया में स्थापत्य होता था, आज भी होता है, हमारे घर कैसे बनते हैं, ऐसे करके हम क्या स्तंभ बनाते हैं, उस पर बीम डाल देते हैं और फिर लिंटल डाल देते हैं, है ना। यही तो चलता है। जब यहाँ पर इस्लामी आएंगे, शासक आएंगे, वो क्या करेंगे, वो इस स्तंभ की जगह वो क्या यूज करेंगे, मेहराब, इस तरीके से बनाने लगेंगे। ये होते हैं मेहराब। अब जो ऊपर मेहराब से हो गया, दीवारें यहाँ पे बन गई, इसके बाद सबसे ऊपर क्या बना देंगे, गुंबद बना देंगे। तो स्तंभ और बीम की जगह मेहराब और गुंबद का यूज होने लगेगा, ठीक है। तो इस काल की वास्तुकला को शाही शैली कहा जाता है, जिसने भारतीय निर्माण परंपरा में ट्रेविएट यानी स्तंभ और बीम की जगह आर्कुएट यानी कि मेहराब और गुंबद पद्धति को मजबूती से स्थापित किया।
गुलाम वंश के बारे में जान लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक सबसे पहला जो काम किया था इन्होंने, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आया था तो उसका शासन स्थापित हो गया। उसे क्या है, कुब्बत मतलब ताकत, क्षमता, तो इस्लाम की क्षमता ताकत दिखानी थी, उसने क्या किया, ये मस्जिद बनाई इसी नाम से। 1192 से 98 के बीच इसका निर्माण हुआ। महरौली दिल्ली, महरौली करके एक गांव है, अब तो शहरी है, जहाँ पर कुतुब मीनार भी है। ये पूरा एक परिसर है ऐसा करके ना, बड़ा सा परिसर है यहाँ पे। यहाँ पर देखोगे आप अलाई दरवाज़ा बना है, यहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यहाँ पे बनी है, वहाँ पर नहीं, यहाँ पे पीछे देखोगे मदरसा वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर एक अलाई मीनार बनवा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, वो पूरी नहीं हो पाई थी, अब उसके खंडर हैं थोड़ा सा बहुत। और यहाँ पर जो अलाई दरवाजा है ना, इसी के जस्ट बगल में बनी हुई है आपकी कुतुब मीनार। ठीक है, अलाई दरवाजा उस समय का समझ लो कि इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज भी हुआ है, मार्बल का यूज भी किया है इसने। ठीक है, सबसे खूबसूरत दरवाजा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कुतुब मीनार आपको पता ही है, यही बनाएगा, एक मंजिल ऐबक बनाएगा, फिर मंजिल नंबर 2, 3 और 4 कौन बनाएगा, इल्तुतमिश। और चौथी मंजिल पर बिजली गिर जाती है तो वो टूट जाती है, तो उसकी मरम्मत कराएगा, और एक मंजिल और जोड़ेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो 3 व्यक्ति मिलके बनाते हैं कुतुब मीनार। तो ये पूरा मैंने परिसर बता दिया। यहीं पर एक जो ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है ना, इसी के मैदान में है आपका एक खंबा, कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय का खंबा है, महरौली स्तंभ जिसे बोला जाता है। लोहे का बना है, खुले में है, और इसमें जंग नहीं लगी अभी तक। तो महरौली दिल्ली में है, भारत की पहली मस्जिद है। और ऐसा यहाँ पे बोर्ड भी लगाया कि 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, इनको तोड़ा गया था और इन्हीं के अवशेषों से मस्जिद बनाई गई थी। देखो हो क्या रहा था, जो शुरुआती आक्रांत आए तो वो क्या करते थे, जो भी मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद नहीं, मंदिर, जैन मंदिर हो गए, चाहे हिंदू हो गए चाहे बौद्ध हो गए, हिंदू और जैन ज़्यादा तोड़े गए, ठीक है, इनको तोड़ के इनके जो ईंट पत्थर होते थे उन्हीं का उपयोग करके मस्जिद बना देते थे। यही हुआ यहाँ पर। फिर एक 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, अजमेर में था, एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ के 2 से 2.5 दिन में, 2.5 दिन में इसको क्या है, एक बिल्डिंग में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे बोलते हैं। अजमेर में है, 1199 में बनी। ऐबक ही ये सारे काम कर रहा है। अब कुतुब मीनार मैंने बता दिया, 3 शासकों का उपयोग था, ये फर्स्ट मंजिल बनाएगा, 2, 3, 4 बनाएगा इल्तुतमिश, और चौथे की मरम्मत और 5वीं मंजिल जोड़ेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो प्रथम जो मंजिल थी 1199 में, विजय का प्रतीक, मतलब इंडिया पर विजय प्राप्त की थी इसने, तो उसके प्रतीक के रूप में बनाई थी। लाल बलुआ पत्थर की बनी है और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं, साफ स्पष्ट दिखाई देती हैं पूरी मस्जिद इस पर, मीनार पर। फिर कुतुब मीनार पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने पूर्ण, हालांकि मैंने बताया ना इसने 2, 3, 4 बनाए हैं। ठीक है, ये सन है इसके बीच में बनाया, 3 और मंजिलें बनवाई जोड़ी इसने। फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इससे संबंधित ये वाला फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का पहला इस्लामी मकबरा, मतलब इस्लामी पद्धति से बनाया हुआ मकबरा पहला कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का। इल्तुतमिश का पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये इसका पुत्र था, इसकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए इसने बनवाया था 1231 में। आगे आते हैं, फिर इल्तुतमिश का खुद का मकबरा उसी ने ही, हो क्या रहा था, ये जितने शासक थे ना, ये अपने जीवन काल में ही मकबरा बनवाना शुरू कर देते, या तो या फिर बनवा ही देते थे पूरा। तो इसने बनवाया था 1235 में, उसी कुतुब मीनार परिसर में। अब इसके खंडहर हैं, पूरा मकबरा नहीं है। ठीक है, इसमें पहली बार गुंबद बनाने का प्रयास किया गया, हालांकि इस्लामी गुंबद अभी नहीं बन पाया। ठीक है, फिर एक अतार किन का दरवाज़ा बनवाया, कहाँ पर, नागौर, राजस्थान में, जोधपुर में। नागौर अलग जिला है वैसे तो। इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी में बुलंद दरवाजा, ऐसा माना जाता है कि बुलंद दरवाजा बनवाने की प्रेरणा इसी दरवाजे से मिली थी अकबर को, और भारतीय अलंकरण और इस्लामी बनावट का मिश्रण है इसमें। फिर जामी, अधिकांश आप देखोगे ना जामा मस्जिद नाम रख देते हैं, जहाँ देखोगे जिस किले में होगे, तो इससे मत चौंकना कि जामा मस्जिद तो यहाँ थी, हमने यहाँ पढ़ा था, है ना। तो जामा या जामी मस्जिद, तो ये जामी मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई 1223 में बदायूं में, इम्पोर्टेंट है। उस समय की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी,
विशाल प्रांगण है और मेहराबदार प्रवेश द्वार थे यहाँ पर। आज की क्लास लंबी होगी लेकिन ये आपका वास्तुकला जो है ना पूरी तरीके से कवर कर देगी। हौज ए शमसी इल्तुतमिश ने बनवाई 1230 में। अब हौज है तो हौज क्या होता है? हौज तो जानते हैं सब लोग, जहाँ पे पानी भरा जाता है। तो एक विशाल जलाशय जो जनता की जल आपूर्ति और धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। महरौली दिल्ली, वही जहाँ पर कुतुब मीनार परिसर है उसी के पास में है ये। फिर बलबन का मकबरा गयासुद्दीन बलबन ने खुद ही बनवाया था 1287 में, महरौली में ही। और मील का पत्थर है स्थापत्य कला की दृष्टि से। लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये वाला जो हाईलाइट है, यहाँ भारत में पहली बार सच्चे मेहराब, मेहराब होते हैं ये, तो पहली बार भारत में सच्चा मेहराब का उपयोग इसी में हुआ था, बलबन के मकबरे में। पहला मकबरा जो इस्लामी पद्धति से बनाया गया था वो कौन? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। फिर बलबन के मकबरे आते आते भारतीय कारीगरों ने क्या है, वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब बनाना सीख लिया था। अब आगे इसका पूरा यूज होगा। फिर अब आ जाएगा खिलजी राजवंश 1290 से 1320, 30 साल। इनकी शैली कौन सी है? सेल्युक शैली। ये भी पूछा जाता है कि इनकी शैली को क्या बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एशियाई सेल्युक कला को भारत में पेश किया, जिसमें सजावट के लिए लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद मार्बल का उपयोग किया गया। जो मैंने बताया ना, ये इसकी शैली में जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग बनी है वो बनी है अलाई दरवाजा। और ये कहाँ? कुतुब मीनार पर, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का उपयोग एवं कमल के फूल जैसे भारतीय प्रतीकों का समावेश था। देख लेते हैं अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था, कुतुब मीनार परिसर में बनवाया था, जिसे कुतुब परिसर भी बोलते हैं। सच्चे गुंबद और घोड़े की नाल के मेहराब, मतलब इसमें जो गुंबद का यूज हुआ है वो सच्चा गुंबद यूज हुआ है, प्लस घोड़े के नाल की मेहराब का भी यूज हुआ है। फिर आते हैं जमात खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 15 के बीच में निजामुद्दीन में बनवाया है। पूर्णतः इस्लामी सिद्धांतों पर बनी भारत की पहली मस्जिद यही थी, जमात खाना। इसके मेहराबों पर जटिल ज्यामितीय कलाकारी, मतलब पूरी रूप से इस्लामी पद्धति पर बनी हुई ये थी। हालांकि कुब्बत और इस्लाम मस्जिद वगैरह पहले बन चुकी थी। फिर सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में दिल्ली में, दिल्ली का दूसरा शहर। हालांकि जब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली टोटल 7 भागों में डिवाइडेड था, 7 शहर थे जिनको जोड़ के दिल्ली बनाया, ठीक है। तो जिसमें एक तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला, ऐसे सीरी का किला है ना, लास्ट में लुटियंस दिल्ली, ये सब मिला के ही पूरा दिल्ली बनाया। तो सीरी का किला जो था वो दूसरा शहर था। और इस पे क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में भी आया है। क्या आया है कि मंगोलों की सुरक्षा, मंगोलों से सुरक्षा के लिए कौन सा शासक था जिसने एक विशाल किला बनवाया था? तो वो यही था, सीरी का किला। दिल्ली का दूसरा शहर है, यह मंगोलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी दीवारें बहुत मोटी और मजबूत थीं। फिर 1000 सितूनों का महल, 1000 स्तंभों वाला महल है। हालांकि अब इसके खंडहर बचे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। यह अब खंडहर हो चुका है लेकिन अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध था। देखो ये जितना भी इतिहास पढ़ते हैं, एक स्टोरी बताता हूँ। अभी हाल ही में, कल ही मैं गया था कहाँ पर? नेशनल म्यूजियम, है ना। नेशनल म्यूजियम कहाँ है? दिल्ली में। अब नेशनल म्यूजियम है तो सारी चीज़ें जितनी हड़प्पा में आप चीज़ें आपने देखी ना, पुजारी, पत्थर की पुजारी मूर्ति मैंने वहाँ देखी, रखी थी। जो हम देखते थे नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो वो छोटी सी है एकदम। उसकी फोटो मैंने डाली थी, लोअर पीसीएस ग्रुप में भी डाली थी, लेखपाल वाले। और जितने आपने अजंता एलोरा की चित्रकला, जितने सिक्के हर काल के, सब कुछ, मतलब आप हिस्ट्री में कितना, एक बुक 300 पेज की पढ़ते हो ना, वहाँ हर एक कमरे में 400-400 पेज की बुक लिखी जा सकती है। जितना इतिहास जो आपने देखा होगा हड़प्पा काल से लेके ना, वैदिक काल का इतिहास मिल जाएगा वहाँ पर, मौर्य काल का, महाजनपद काल, सबसे जो जो मिला है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पत्थरों की विशाल, हर जगह से जो कुछ मिला है। जो अभी यशो बर्मन का अभिलेख मैंने पढ़ाया था ना, वो भी वहाँ पे था रखा हुआ, सबके अभिलेख रखे हुए हैं, है ना। बुद्ध की इतनी सारी मूर्ति थी वहाँ पर, जहाँ से जो भी मिला है जिस टाइप की, तो पूरा इतिहास था। तो वहाँ जाके पता लगा कि जो स्टूडेंट होते हैं ना यहाँ के स्कूलों के, छोटे छोटे स्टूडेंट, उनके टूर हैं, कम से कम नहीं तो 10 या 12 कॉलेजों के स्टूडेंट आए हुए थे, कॉलेज नहीं स्कूलों के। उन बच्चों को उनकी मैडम नोट करा रही थी एक एक चीज़। अब सोचो कि हम लोग पढ़ रहे हैं किताबों में, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है।
वो लोग डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ से ये मिला, उनको कभी भूलेगा? इतना अंतर हो जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, और जो यहाँ पर जिनके पास चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं, जाके खुद देख रहे हैं। और जितना इतिहास आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, ये बहुत छोटा सा है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इतनी चीज़ें थी वहाँ पर। मैंने भी 40-45 फोटोज का एक पीडीएफ बना के डाला था। हालांकि फोटोज और ज़्यादा, कम से कम अगर 1000 फोटो भी लेते तो भी कम पड़ जाती। सारी पेंटिंग्स, जितनी पेंटिंग्स आप देखते हो ना, जितनी टाइप की राजस्थानी पेंटिंग्स हो गई है, जो आपकी तंजौर पेंटिंग्स हो गई है, चोलकालीन पेंटिंग, लघु चित्रकला, सब कुछ वहाँ पर साक्षात था। आ जाते हैं फिर से। हौज खास, हौज अलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के आसपास, दिल्ली। एक विशाल टैंक है जिसे शुरू में हौज आ गया तो फिर से टैंक है, अलाउद्दीन ने बनवाया। बाद में तुगलकों ने इसके आसपास एक मदरसा बनवा दिया कि यहीं पे पानी पियो, हाथ पैर धो, यहीं पे पढ़ाई करो। फिर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, ये भी कुतुब मीनार परिसर में, वो नष्ट हो गया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कुतुब परिसर में है। एल आकार की इमारत है जहाँ शिक्षा और अंत्येष्टि, ये इंपॉर्टेंट है, वहीं पर मकबरे बने हुए हैं, है ना, और वहीं पर शिक्षा भी दी जाती थी पास में। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खिलजी शासकों ने निर्माण में चूना पत्थर और गारे का बेहतर उपयोग किया था, जिससे इमारतों की आयु बढ़ गई थी। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई, जो मैंने बताया अलाई मीनार बनवा रहा था वो बंदा, तो जो कुतुब मीनार का व्यास अगर 5 मीटर है, तो इसका इसने व्यास रखा था 15-18 मीटर, 3 गुनी ऊंचाई का बना रहा था। हालांकि उस बीच में उसकी डेथ हो गई होगी, अधूरी छोड़ दी फिर वो। तो अब वो खंडहरी उसके बच्चे हैं 15-20 मीटर, फिर भी ऊंचाई अभी है उसकी, जो बचा हुआ है। तुगलक राजवंश, यहाँ पर जो तुगलक आएंगे ना, अब ये सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सौंदर्य से ज़्यादा ये उपयोगिता पर ध्यान देंगे। उपयोगिता क्या थी? ये जो इमारतें बनाएंगे वो इतनी मोटी मोटी दीवारें, और वो भी ककरीली पथरीली बनाएंगे, जिससे कि वो सुरक्षा उनकी मजबूत हो, ठीक है। वो सुंदरता पे ज़्यादा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में दिल्ली में, दिल्ली का तीसरा शहर था ये। विशाल पत्थरों से निर्मित, इसमें 52 द्वार थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अभी तो नहीं बचे हैं। फिर गयासुद्दीन का मकबरा खुद उसी ने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में, तुगलकाबाद दिल्ली में बनवाया था। एक कृत्रिम झील के बीच बना है, इसकी दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई हैं और गुंबद पर कलश लगा हुआ है। फिर जहाँपनाह शहर, ये अलग है, जहाँपनाह नगर जो शहर बसाया हुआ था, ये अलग दिल्ली का एक पार्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में, दिल्ली में है। राय पिथौरा और सीरी के बीच का क्षेत्र है ये। यहाँ विजय मंडल और सतपलाह पुंड जैसे जल संचयन ढांचे महत्वपूर्ण थे। फिर आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, 14वीं शताब्दी, दिल्ली में। तुगलकाबाद के ठीक दक्षिण में स्थित है, यह सुल्तान का व्यक्तिगत निवास था। फिर फिरोज शाह कोटला, मैंने बताया दिल्ली के 7 पार्ट हैं, तो ये सारे पार्ट आ रहे हैं। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया 1354 में। हालांकि यहाँ पे अब स्टेडियम भी है एक। और फिरोज शाह कोटला में ही अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया। 2 अशोक स्तंभ है, एक की तो मैंने फोटो डाली थी, एक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, गेट खुला रहता है। मैं वहाँ से कई बार गुजरा, वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया मुझे कभी, ठीक है। ये मेरठ वाला जो है, फिरोज शाह तुगलक लेके आ गया था इसको दिल्ली। ऐसे ही है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री खिंची हुई है, एक गेट लगा है, लेकिन जाता कोई नहीं। मेरठ वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला नहीं देखा मैंने। ये है फिरोज शाह कोटला में। फिर खिड़की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई 1375 में, दिल्ली। यह एक बंद मस्जिद है जिसमें पूरी छत ढकी हुई है। इसमें छोटे छोटे खुले प्रांगण हैं जो रोशनी लाते हैं। फिर बेगमपुरी मस्जिद, हालांकि ये सब चीज़ें आपको बुकों में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन करा दे रहे हैं कि अगर भूल भटक के पूछ भी ली तो आपको आनी चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने 1370 से 80 के बीच जहाँपनाह दिल्ली में है। जहाँपनाह नगर एक अलग था दिल्ली का पार्ट। यह अपनी 64 गुंबदों वाली छत और विशाल प्रांगण के लिए प्रसिद्ध है। यह उस समय की प्रधान मस्जिद थी। फिर कलान मस्जिद एक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई 1387 में। तुर्कमान गेट दिल्ली पर स्थित है। ऊंचे चबूतरे पर यह मस्जिद बनी है जिसे खान ए जुनन शाह ने बनवाया था। फिर काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक 1370 में निजामुद्दीन में है। और भूली भटियारी का महल, ये भी फिरोज शाह तुगलक 14वीं शताब्दी में, वही 1370-80 के आसपास दिल्ली में है। अब आते हैं
सैयद और लोधी राजवंश में किस चीज़ का निर्माण हुआ? तो एक तो इस काल में क्या होगा, दोहरे गुम्बद और अष्टकोणीय मकबरों का जन्म होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसने मुगलों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, और आगे चल के मुगल भी दोहरे गुम्बद का यूज करेंगे। और सबसे जो मेन उदाहरण है दोहरे गुम्बद का, वो है ताजमहल। ताजमहल भी दोहरे गुम्बद से बना है, ठीक है। तो मुबारक शाह का मकबरा, मुबारक शाह सैयद ने बनवाया 1434 में, कोटला मुबारकपुर दिल्ली में। अष्टकोणीय मकबरा है ये। फिर मोहम्मद शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह सैयद ने बनवाया 1444 में, लोधी गार्डन दिल्ली में स्थित है। मुबारक शाह के मकबरे से ये बड़ा है और अधिक सुंदर है। फिर बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी ने बनवाया 1489 में। हालांकि इसकी योजना बहलोल लोधी ने खुद बनाई थी, लेकिन फाइनली पूर्ण किसने कराया? सिकंदर लोधी ने। चिराग दिल्ली में स्थित है और इसकी छत पर 5 गुंबद हैं। सिकंदर लोधी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी ने बनवाया 1570 में। लोधी गार्डन दिल्ली में स्थित है और भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। ऊंचे चबूतरे और 4 दीवारी के बीच स्थित है। शीश गुंबद लोधी काल में बना, लोधी गार्डन दिल्ली में है और 15वीं शताब्दी के अंत में। यहाँ पर नीली टाइलों का उपयोग हुआ है, इसी वजह से जो नीले हैं इनको शीश बोला जाता है, कांच की तरह दिखते हैं। मौत की मस्जिद किसने बनाई? कई बार पूछी जा चुकी है। 1505 में सिकंदर लोधी ने दिल्ली में बनवाई। लोधी स्थापत्य कला की सबसे सुंदर इमारत यही है। इसके मेहराब और पार्श्व बुर्ज मुगलों की पंचमहल शैली को प्रेरित करते हैं, मतलब इसी से ही पंचमहल बनाने के लिए प्रेरणा मिली मुगलों को। फिर जमाली कमाली मस्जिद इब्राहिम लोधी ने बनवाई थी, लेकिन पूर्ण किसने कराई? बाबर ने, 1528-29 में। तो 1528-29 यदि है, कंप्लीट होने का होगा ये टाइम, क्योंकि इस टाइम तो बाबर फिर आ ही गया था। महरौली में यह सल्तनत शैली के अंत और मुगल शैली की शुरुआत का संगम है। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोधी स्थापत्य में अष्टकोणीय मकबरे शाही परिवारों के लिए, मतलब जो शाही परिवार थे ना, उनके लिए अष्टकोणीय 8 कोण के मकबरे बनाए जाते थे, जबकि जो वर्गाकार मकबरे थे वो अमीरों के लिए। दोहरे गुंबद की तकनीक का विकास क्यों किया गया? ताकि इमारत बाहर से ऊंची दिखे लेकिन अंदर से उसकी छत बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो। यही वह तकनीक है जिसने आगे चल के हुमायूं के मकबरे में जिसका यूज हुआ है और ताजमहल में। अब शेरशाह सूरी आए थे 1540 से 45 के बीच। तो देखो आपको एक टाइम लाइन भी पता चलती जा रही। हिस्ट्री इतने तरीके से आपकी कंप्लीट हो रही, जो भी व्यक्ति सही से पढ़ रहा होगा, ठीक है, कि उसको फिर कम से कम इस सेक्शन में किसी और सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेरशाह सूरी का मकबरा शेर शाह और इस्लाम शाह ने मिलकर बनवाया था, मतलब शेरशाह सूरी ने बनवाया था, कंप्लीट इसने कराया होगा। 1545 में, सासाराम बिहार में है। 22 एकड़ की, ये तालाब के बीच में स्थित है। बहुत भव्य मकबरा है, हालांकि अब तो थोड़ा सा जर्जर सा हो गया। लाल पत्थर का अष्टकोणीय मकबरा है, यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शिखर है। फिर किला ये कोहिना मस्जिद कई बार पूछी जा चुकी है। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी 1541 में, पुराना किला दिल्ली में। यह मस्जिद अपने अग्रभाग पर 5 सुंदर मेहराबों और कुरान की आयतों के सुंदर सुलेख के लिए जानी जाती है। फिर पुराना किला दिल्ली, ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1533 से 1545 के बीच में। अब किस चीज़ की जगह बनाया था? तो हुमायूं ने जो दीन पनाह नगर बसाया था ना, इसको शेरशाह ने शेरगढ़ का नाम दिया था और इसी पर इसने क्या बनवाया था? पुराना किला। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1539 से 40 के बीच में। कहाँ पर स्थित है? रोहतास बिहार में। अवैध सैन्य दुर्ग है जहाँ सुल्तान ने अपनी ताकत का परिचय कराया, ताकत के रूप में इसे बताया। शेरशाह सूरी की मस्जिद शेरशाह सूरी ने ही बनवाई, 1540 से 45 के बीच में, पटना में है और सादगी का उदाहरण है। अब मुगल स्थापत्य कला देख लेते हैं। मुगल काल में क्या परिवर्तन हुआ वो समझ लो। अभी तुगलक वगैरह में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा खूबसूरती की बात नहीं हो रही। बाबर बहुत ज़्यादा काम नहीं कराएगा, बाग वगैरह कुछ बनवाएगा। अब आएंगे हुमायूं। इनके काल में भी दीन पनाह नगर वगैरह बसाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी जो मृत्यु के बाद जो इनका मकबरा बनेगा वो ताजमहल का पूर्ववर्ती बोल सकते हो आप। बहुत खूबसूरत है, आज भी खूबसूरत है, लाल बलुआ पत्थर का बना है और इसमें मार्बल का भी यूज हुआ है, सफ़ेद मार्बल का भी यूज हुआ है।
इसके बाद दूसरे नंबर की जो खूबसूरत इमारत थी जो इससे प्रेरित थी वो भी मुगल काल की थी, एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला कौन था? नूरजहां, जहांगीर की जो पत्नी थी उसका पिता था, उसके लिए इसने बनाया। तो एतमा उद्दौला में इसने क्या किया, मार्बल का और अच्छे से उपयोग किया। साथ में पित्रा दूरा एक शैली होती है जिसमें मार्बल में ना रत्न जड़े जाते हैं, कीमती रत्न, हीरे जवाहरात, अन्य प्रकार के पन्ना मणिमाणिक, ये सब जड़े जाते हैं। तो एतमा उद्दौला के मकबरे में इसका यूज होगा। फाइनली इन सब का चरमोत्कर्ष क्या होगा? ताजमहल। तो ताजमहल के बाद कोई दूसरी खूबसूरत इमारत ये वाली है, और इसके बाद जो खूबसूरत इमारत है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा। ठीक। तो अब समझ में आ गया होगा कि पहले लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हो रहा था, फिर धीमे धीमे जहांगीर करेगा सबसे पहले सफ़ेद मार्बल का उपयोग, और शाहजहां तो फिर जितनी बिल्डिंगें तुड़वाएगा उनको सफ़ेद मार्बल से बनवाएगा। बाबर ने 1526 से 1556 के बीच देख लेते हैं, बाबर और हुमायूं दोनों का, भारत में स्थापत्य की पर्शियन गार्डन शैली की शुरुआत की। जो पर्शिया में गार्डन बनाए जाते थे वैसी शैली की शुरुआत की। जबकि हुमायूं के काल में ईरानी प्रभाव अधिक गहरा हुआ। हुमायूं के काल में ईरानी प्रभाव में क्या होगा? चार बाग पद्धति आ जाएगी। चार भाग पद्धति में क्या होता है कि पूरे मैदान को चार भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर घास लगा देंगे, यहाँ पर घास चारों तरफ, और बीच में से ये नहर पानी बह रहा होता है। ठीक है। बाबर ने क्या क्या बनवाया? 1528 में आराम बाग बनवाया, आगरा में है ये। यहाँ पर जलधाराओं और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया गया। फिर काबुली बाग मस्जिद 1528-29 में। पानीपत में बाबर की पहली जीत की याद में इसे बनाया गया था। बड़े बड़े गुंबद का यूज हुआ है और अष्टकोणीय आधार वाले यहाँ पर बुर्ज हैं। फिर दीन पनाह नगर 1533 में हुमायूं ने बनवाया, और इसके 3 विशाल द्वार लाल पत्थर और संगमरमर से अलंकृत थे। फिर कचपुरा मस्जिद 1530 में आगरा के पास हुमायूं ने बनवाई थी। इसमें क्या है? ईरानी शैली के ऊंचे केंद्रीय मेहराब का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, अब अकबर के काल का देख लेते हैं। अकबर के काल में अकबर ने 2 चीज़ें मेन बनवाई हैं। एक तो बनवाया है अकबर का किला, और उस किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनवा दी हैं। फिर इलाहाबाद का एक किला भी अकबर ने बनवाया। और अकबर के काल में ही जो हाजी बेगम थी, हुमायूं की विधवा, इन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। तो काल जिसका होता है उस शासक का नाम तो चलता ही है। तो हुमायूं का मकबरा 1564 से 1572 के बीच में बना। दिल्ली, और निर्माता कौन थी? हाजी बेगम। मुगलों का पहला बड़ा उद्यान, क्योंकि यहाँ पर जो हुमायूं का मकबरा है उसके नीचे चारों तरफ बहुत बड़ा उद्यान है। इसमें पहली बार संगमरमर का व्यापक उपयोग हुआ, और ईरानी एक शैली होती है योजना, जिसे बोलते हैं हस्त बेहस्त, इसको अपनाया गया। फिर आगरा का किला 1565 से 1573 तक बना। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी आया था अभी हाल ही में कि ताजमहल को बनने में कितना समय लगा। तो इसीलिए ये टाइमलाइन लिख दी 65 से 73। अब आप यहाँ से निकाल लो, 8 साल यहाँ पर हो गए। ऐसे ही ताजमहल 22 साल था उसका। ठीक है। यमुना के किनारे लाल पत्थर की विशाल प्राचीरों से निर्मित है। अलग अलग गेट हैं, एक गेट को अजमेरी गेट बोला जाता है, दूसरे को दिल्ली गेट बोला जाता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, जो दूसरा आपको वो मिला है ना, पीडीएफ मिलेगा, उसमें सारी इमारतों का 12 इमारतों का जिक्र है, और वो इमारतें किसने बनवाई, क्या विशेषता है, सब कुछ है वहाँ पर। फिर फतेहपुर सीकरी, कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे ये, पहाड़ी पर रहते थे, जो फतेहपुर सीकरी थी। इन्होंने, अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, इन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर क्या हुआ? पुत्र प्राप्त हुआ इनको। उसका नाम भी इन्होंने इन्हीं के सम्मान में सलीम रख दिया। और फतेहपुर सीकरी, उसी पहाड़ी पर इन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक एक नए शहर का ही निर्माण कर दिया था इनके सम्मान में। इसको राजधानी भी बनवाया, अकबर ने राजधानी बनाया। बहुत विशाल विशाल इमारतें यहाँ पर, पंचमहल है, जोधाबाई का महल सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है, जोधाबाई का महल है। पंचमहल से लगता है कि ऊपर तक जाओगे ना, पगोडा की तरह छोटी होती जाएंगी बिल्डिंगें ऐसे करके। बीरबल का महल है। तो बहुत सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर पानी की बाद में कमी हो गई थी, पानी नहीं था, तो उस वजह से फिर राजधानी ये हटानी पड़ी।
1571 से 85 के बीच आगरा के पास स्थित है, नियोजित राजधानी थी। यहाँ पर जोधाबाई का महल है, अगर सबसे बड़ी इमारत यहाँ पे पूछें तो यही है। बीरबल का महल है। पंचमहल सबसे ऊंची पूछें तो पंचमहल है, अपनी अनूठी छत शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बुलंद दरवाज़ा 1575 से 76 के बीच। देखो इसमें बुलंद दरवाज़ा में ना दो डेट मिलती हैं, कहीं पर 1601 और 1602 भी मिलता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे, कहीं पर भी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में इसे बनवाया था। तो कहीं कहीं मिलता है कि 1575-76 में ये कंप्लीट हो गया था, मतलब ठीक ठाक बन गया था। कहीं कहीं मिलता है कि नहीं 1601 1602 में ये बना था। अब यहाँ पे एक पर्शियन पत्थर लगा है, इसी बुलंद दरवाजे पर एक पत्थर है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, उस पे तो लिखा है 1602, ठीक है, पर्शियन। हालांकि जैसा मैंने बोला है बहुत सारे कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हुआ, मैंने बहुत सारे सोर्स खोजे, इनकी वेबसाइट खोजी। 1575 पर मैं जाता हूँ, 75-76 में बना होगा, इसके ज़्यादा अच्छे सोर्स दिख रहे थे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अगर कभी भी पूछेगा तो या तो 1575-76 होगा तो आप इसको टिक कर देना, या 1601 या 2 होगा तो उसे टिक कर देना। बस इतना ही। बाकी ऐसे जहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, खुद इनकी वेबसाइट जो है जिला की, उस पर भी क्लियर नहीं किया है, वैसे तो क्लियर कर देते हैं। तो जब ये खुद कंफ्यूज हैं तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये नहीं देंगे। ये क्या है, 54 ऊंचाई पूछ लेते हैं। 54 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार है, यह गुजरात विजय का प्रतीक है। जैसे मैंने बताया ना कि 60 फीट रूमी दरवाजा, ये मीटर में है 54 मीटर। इसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर की पट्टियां हैं। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में बनी है, एक विशाल सी मस्जिद बनी हुई है, उसी का ही एक गेट है बुलंद दरवाज़ा। जब नीचे से चढ़ते हैं, चूंकि पहाड़ी पर है तो 54 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, लंबी लंबी। ऐसे ही चढ़ के जाते हो तो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है ऐसे करके। यहाँ पर एक कोने में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। पहले ये लाल बलुआ पत्थर की थी, जहांगीर ने इसको क्या किया, मार्बल लगा दिया सफ़ेद, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा सीनारियो। इसे पत्थर का काब कहा जाता है, इसमें सलीम चिश्ती की सफ़ेद संगमरमर की दरगाह स्थित है। इलाहाबाद और लाहौर के किले भी बनवाए अकबर ने 1583 से 86 के बीच में। प्रयागराज और लाहौर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह थी। जो संगम था उसका महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद, जो प्रयागराज था उसका जो धार्मिक महत्व था, इससे प्रभावित हुआ था अकबर। और फिर इसने इसका नाम क्या रखा था, इलाहाबास। इलाहा का मतलब होता है कि जहाँ पर अल्लाह का वास हो, इसलिए उसने इलाहाबाद रखा था। फिर आए योगी जी, उन्होंने वापस कर दिया प्रयागराज, क्योंकि उसके पहले भी प्रयागराज नाम था, है ना, ये कहानी है। तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। लाहौर किले में हाथी के आकार के ब्रैकेट हिंदू प्रभाव को दर्शाते हैं। अब जहांगीर आए, अब देखो वास्तुकला में किसका कितना इंटरेस्ट है। अकबर का ठीक ठाक था। जहांगीर नामक व्यक्ति आएगा, इसका इंटरेस्ट है चित्रकला में। हालांकि अकबर का चित्रकला में भी था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा चित्रकला में। खुद भी इतना बड़ा चित्रकार था कि अगर कोई व्यक्ति एक ही चित्र के 4 अलग अलग पोर्शन बनाता है, 4 अलग अलग व्यक्ति बनाते, एक ने ये बना दिया, एक ने, चित्र एक ही है, तो ये नाम बता देता था चित्र देख के कि ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, और खुद भी अच्छा बनाता था। आगरा में इसने एक चित्रणशाला का भी निर्माण किया था। तो चित्रकला में जब इसकी रुचि है तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वास्तुकला पर ध्यान नहीं देगा, ये केवल सफ़ेद मार्बल कुछ जगह लगवा देगा और कुछ एक बिल्डिंगें ये बनवाएगा। फिर आएंगे शाहजहां, ये वास्तुकला का समझ लो सबसे बड़ा इंटरेस्टेड व्यक्ति था। इसने सबसे ज़्यादा निर्माण कराया। स्वर्णकाल था वास्तुकला का इसके समय, चित्रकला का स्वर्णकाल था जहांगीर के समय। तो जहांगीर की रुचि उद्यानों में अधिक थी, सूक्ष्म चित्रकला में अधिक थी, जिससे वास्तुकला अधिक कोमल और अलंकृत हो गई है। इसने क्या बनवाया, तो अकबर का मकबरा अकबर ने ही शुरुआत किया था। इसके समय में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ सिकंदरा में, वहीं पर आगरा के पास में ये सिकंदरा स्थित है, वहाँ पर बना है। अकबर ने इसे शुरू किया था लेकिन जहांगीर ने पूरा किया। पिरामिड नुमा बना है और 5 मंजिलें हैं।
ये भी खूबसूरत दिखता है। दूसरा एतमा उद्दौला का मकबरा, जैसा मैंने बोला ताजमहल के पहले यदि कोई सबसे खूबसूरत चीज़ है तो वो यही है। नूरजहां द्वारा अपने पिता के लिए निर्मित किया गया था। भारत का पहला पूर्ण संगमरमर का ढांचा है जिसमें पेत्रादूरा व्यवस्थित उपयोग हुआ है। मतलब पेत्रादूरा तकनीक होती है जिसमें मार्बल पर क्या करते हो आप, रत्न वगैरह जड़ते हो, ठीक है, ये हो गया पेत्रादूरा। फिर शालीमार बाग श्रीनगर कश्मीर में 1619 में, और बेगम शाही की मस्जिद 1614 में लाहौर में मरियम उज्जमानी द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें भित्ति चित्रों और टाइलों का सुंदर संगम है। अब आते हैं स्वर्णकाल में, जो वास्तुकला का स्वर्णकाल था। शाहजहां 1628 से 1658 तक चरमोत्कर्ष पर पहुंची। पत्थर के बजाय जो लाल बलुआ पत्थर था चुनार की खदानों से प्राप्त हो रहा है, अब इसकी बजाय ये क्या करेगा, सफेद मार्बल का यूज करेगा। ताजमहल 1632 से 1653, अगर यहाँ से देखो तो 21 साल, कहीं कहीं 22 साल का भी गैप रहता है, तो ताजमहल बनने में इतना समय लगा। 32 को खुद जोड़ लो तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 22 साल। आगरा में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। इसकी समरूपता और बारीकी, साथ में उसमें किसका, पेत्रादूरा तकनीक का उपयोग हुआ है। लाल किला बनवाया इसने दिल्ली में 1638 से 48, 10 साल का। दिल्ली शाहजहानाबाद की नई राजधानी, इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, नहरे बहिश्त, ये सब चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं इसके अंदर, लाल किले के अंदर। फिर जामा मस्जिद लाल किले से थोड़ी ही दूर पर है। जामा मस्जिद 1650 से 56 के बीच में इसने बनवाई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसमें लाल पत्थर सफ़ेद मार्बल की धारियों का उपयोग हुआ है। यह एक ऊंचे, हाँ, जो जामा मस्जिद है ना, ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, काफ़ी मोटी मोटी सीढ़ियाँ होती हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। फिर मोती मस्जिद आगरे के किले में स्थित है 1648 से 54 के बीच में। किसने बनवाई, शाहजहां ने। मोती जैसी चमक वाली मस्जिद है। फिर वजीर खान मस्जिद, तो क्वेश्चन क्या क्या आ जाते हैं, किसने बनवाई और कहाँ पर स्थित है। कोई अगर आगरे के किले में स्थित है या लाल किले में स्थित है तो वहाँ से जरूर पूछा जाता है। वजीर खान मस्जिद 1634 से 42 के बीच में लाहौर में बनवाई। अपनी बारीक टाइल वर्क और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह शाहजहां के काल की सबसे अलंकृत मस्जिद है। फिर शाहजहां मस्जिद 1647 ईस्वी, ठट्टा पाकिस्तान में है। ज्यामितीय आकृतियां वगैरह और टाइलों के लिए जानी जाती है। मध्य एशिया का प्रभाव है। फिर औरंगजेब, अब औरंगजेब क्या था, इसको बोला जाता था जिंदा पीर। इसने सारी चीज़ें बोली, चाहे वास्तुकला हो, वास्तुकला तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत निर्माण कार्य रहना है तो घर वगैरह तो बनवाने हैं, खासतौर से चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य, इन सबको इसने बैन कर दिया। बोला ये सब इस्लाम के खिलाफ है। सब ये वैभव वाले, विलासिता वाली चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं, तो इसने खुद कुछ नहीं बनवाया। रूढ़िवादी व्यक्ति था और ना किसी को बनाने दिया। ठीक है, इसी की स्टोरी आती है कि इसके यहाँ जो चित्रकार थे इसने उन सबको मार के भगा दिया। तो ये सब फिर कहाँ पहुँच गए थे चित्रकार, मीर जाफर। मीर जाफर तो बाद में आया, उसका पुत्र जो मीरन है वो भी बाद में आया, लेकिन ये इसी के शासनकाल में पहुंच गए थे बंगाल। और फिर जब इसके पुत्र मीरन ने भगाया इनको तो ये सब पहुंच गए थे दो जगह, पटना और वाराणसी। और यहीं पर इन्होंने एक नई चित्रकला का, या जो होता है ना पटना कलम, इसका विकास किया था। तो इसी से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो औरंगजेब की रूढ़िवादिता और दक्कन के युद्ध, क्योंकि औरंगजेब अपनी ज़िंदगी के आधे समय तक तो साउथ में जाके, मतलब बीच में दक्कन में जाके लड़ रहा था, तो इसने क्या किया, वास्तुकला की भव्यता को कम कर दिया। सजावट की जगह सादगी और धार्मिक कट्टरता ने ले ली। अब तो बहुत कम हो जाएगी। इसका जो पुत्र रहता है ना, वो अपनी माँ के लिए एक ताजमहल बनवाता है, औरंगजेब का पुत्र होता है। तो ताजमहल की इतनी भद्दी नकल कराता है, पैसे वगैरह कम होते हैं उस टाइम पे उसके पास, कि वो उसको बोला जाता है कि सस्ता ताजमहल या नकली ताजमहल। इसने क्या क्या बनवाया, बादशाही मस्जिद 1671 से 73 के बीच में लाहौर में निर्मित है। यह मुगलों द्वारा बनाई गई आखिरी बड़ी जामी मस्जिद है। इसकी मीनारें कितनी है, 196 फीट ऊंची हैं और लाल पत्थर से बनी। दूसरा इसने बनाया बीबी का मकबरा, वही है जो मैंने बताया नकली ताजमहल। औरंगाबाद में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह द्वारा बनाया गया, अपनी माँ को समर्पित किया था।
ताजमहल की नकल है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसका आकार छोटा और कम सजावट है। फिर मोती मस्जिद एक बनाई, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो दिल्ली के लाल किले के भीतर स्थित है। औरंगजेब ने अपनी खुद की व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बनाई थी। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया था कि व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए यूज होती थी, क्या होता था क्या। पूरी तरह सफ़ेद मार्बल से बनी है और छोटी और सुंदर संरचना है। सफदरजंग, सफदरजंग का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल भी है इनके नाम पर, अवध के शासक थे। दिल्ली में उत्तरवर्ती मुगल काल की प्रमुख इमारत है, मुगलों के गौरव के अवशेष जैसा है, 1754 में बना। तकनीकी अगर देखें दोनों में अंतर, की सल्तनत काल की तकनीक और मुगल काल की तकनीक में अंतर क्या है, तो यहाँ पर सल्तनत काल में चपटे और सीधे, जैसे गयासुद्दीन का मकबरा है, ये गुंबद बन रहे थे चपटे या सीधे, और यहाँ पर प्याज के आकार के दोहरे गुंबद बन रहे थे जैसे ताजमहल। सजावट में पत्थर पर कुरान की आयतें और ज्यामिति, इतना ही यूज हो रहा था। इनके पास पैसा ज़्यादा था तो इन्हें पेत्रा दूरा तकनीक का उपयोग किया, कीमती रत्नों की जड़ाई और जालियाँ निकाली मार्बल में ऐसे करके, बड़ी महीन महीन जालियाँ। फिर यहाँ पर सामग्री में मुख्य रूप से मलबा, चूना और स्थानीय पत्थर का यूज हुआ। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मकराना का मार्बल, ये भी पूछा जाता है ताजमहल बनाने के लिए मार्बल जो आया वो कहाँ से आया, तो राजस्थान में मकराना है, वहाँ की खदान से आया। उद्यान में यहाँ पर चारबाग पद्धति नहीं थी, यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ पर उद्यान मिलेंगे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापत्य। तो जो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें भी रिपीट हो जाएंगी। जौनपुर और सर की स्थापत्य शैली बताया जा चुका है, मलिक सरबर, ख्वाजा जहाँ, किन्नर था, है ना, मलिक उस सर्क भी उसका नाम था, सर की राजवंश की स्थापना की थी उसने। फिर इब्राहिम शाह सर की निर्माण कराएंगे 2 मस्जिदों का, फिर हुसैन शाह उसके बीच में महमूद शाह सर की, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ की जो विशेषता है वास्तुकला की मुख्य, वो क्या है, विशालकाय और ढलानदार प्रोपाइलोन, यानी कि दरवाजे, प्रवेश द्वार हैं जो मस्जिदों की अग्रभाग पर हावी रहते हैं, वही दिखाई देते हैं। जो प्रवेश द्वार हैं बहुत हैवी हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनाई। बस इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो देनी थी। 78.5 मीटर वर्गाकार मस्जिद है, विशाल आकार की है। प्रोपाइलॉन जो है उसकी 30 मीटर की कुल ऊंचाई है प्रोपाइलॉन की। फिर जामी मस्जिद हुसैन शाह सरकी 1470, 20 फीट का जो ऊंचा चबूतरा है इस पर निर्मित है और 200 फीट ऊंचा इसका पिस्ताक है। जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद यही है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, ये किसने बनवाई, तो वैसे महमूद शाह की रानी थी ये बीबी राजी, तो महमूद शाह के काल में बनी है, तो महमूद शाह भी सही टिक करके आओ। अगर महमूद शाह का नाम ही नहीं दिया है, किसका नाम दिया, बीबी राजी का, तो इसलिए ये नाम भी दे दिया कि ये आया, तो आप टिक करके आ जाओ। अटाला मस्जिद का लघु रूप है, इसके साथ एक मदरसा है जिसे जामिया हुसैनिया कहते थे। अगली है झंझरी या झांझेरी मस्जिद जौनपुर में, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई 1430 में। बारीक नक्काशीदार ये सब काम हुए नॉर्मल, ठीक है। क्यों बनवाई थी, तो गोमती नदी की जो बाढ़ है इससे सुरक्षा के लिए और लोधी आक्रमण से, सुरक्षा के लिए नहीं, इससे ये क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हुई थी गोमती नदी की जो बाढ़, उससे प्लस लोधियों ने आक्रमण किया था, इससे क्षतिग्रस्त हुई थी। फिर शाही किला जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में, और तुगलक शैली का ये दुर्ग है। आगे चलते हैं। शमसी मस्जिद बदायूं में इल्तुतमिश ने बनवाई थी 1223 में। ये सारी यूपी की आ गई, अब यूपी में जो भी स्थित है फिर से हम उसको कर रहे हैं। विशाल गुंबद है, ईंट तथा चूने का प्रयोग हुआ है और मंदिर सामग्रियों का पुनः उपयोग। तो इन जितने तुगलक वंशी होंगे ना, तुगलक वंशी बोल जाओ, जितने भी ये आपके सल्तनत कालीन होंगे, ये क्या कर रहे हैं, जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ के उन्हीं का ही उपयोग करके उसका जो मटेरियल बचा है और फिर बनवा रहे हैं। हौज शमसी बदायूं में इल्तुतमिश ने 1203 में। हौज है तो मतलब जल संग्रहण का क्षेत्र होगा। फिर जामी मस्जिद, यहाँ पर बवाल भी चल रहा है अभी, है ना, संभल में, बाबर सल्तनत काल में, बाबर के काल में ये बनी है, और मीन्स ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत इसकी सल्तनत काल में भी हो गई थी। जिन चीज़ों को तोड़ा गया वो सल्तनत काल में तोड़ा गया था। 1526 में हरि मंदिर यहाँ पर पहले स्थित था। ऐसा बोला जाता है जो कल्कि का अवतार होने वाला है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, वो कहाँ होने वाला है, संभल में।
और यहीं पर एक मंदिर था, हरि मंदिर। इसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है ये जामी मस्जिद। आगे चलते हैं। मुगल काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अकबर काल में क्या हुआ? अकबर के काल में वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग होगा। हिंदू और मुस्लिम जो शैली रहेंगी इनका समन्वय दिखेगा। ठीक है। जैसे आगरा का किला 1565 से 1574 के बीच में, और फतेहपुर सीकरी 1569 से 1574 इसके प्रमुख स्तंभ हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा स्थापित एक पूर्ण नियोजित का मतलब होता है पहले से प्री प्लान्ड शहर था। उसने कागज पर पूरा प्लान किया, बनवाया, फिर जाके उसको वहां बनवाया। यहाँ के महलों में राजपूत वास्तुकला के तत्व जैसे झरोखे, छतरियां और नक्काशीदार खंभे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बुलंद दरवाजा, जैसे मैंने बोला, डेट में कंफ्यूज मत होना, 1575 लिख दिया, जो गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। 54 मीटर ऊंचा है। कई बार ये मीटर का जिक्र इसलिए हो रहा है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बना तो हो जाए। दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रवेश द्वारों में से एक है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी अकबर के काल में, अब ये सारी इमारतों का जिक्र किए दे रहा हूँ कब क्या बनी, और 54 मीटर ऊंचाई, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल से बना है। दूसरा, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर के काल में 1571 में मक्का की मस्जिद से प्रेरित थी और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसके अंदर स्थित है। अभी मैंने बताया था एक नक्शा बना के। फिर सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी 1581 में। सफ़ेद संगमरमर हालांकि जहांगीर ने लगवाया था। जालियां हैं यहाँ पर, छोटी सी एक बनी है, बहुत ज़्यादा विशाल नहीं है। मस्जिद ये बहुत विशाल है, जो जामी मस्जिद है ना, जामा मस्जिद, ये बहुत विशाल है। मस्जिद के ऐसे बने हुए हैं, और बाकी यहाँ पर एक छोटी सी बनी है दरगाह। पंचमहल सबसे ऊंची बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने बनवाई थी 16वीं सदी में। 5 मंजिला स्तंभों वाली संरचना है, और जो फारसी बादगीर होता है ना, इससे प्रेरित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है ना, ऊपर की ओर जाते हुए ना खुला हुआ है, तो ऊपर की ओर जाते हुए छोटी होती जाती बिल्डिंग, ऐसे करके। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के काल में बना 16वीं सदी में। इस परिसर का सबसे बड़ा महल है। गुजराती और राजस्थानी नक्काशी का प्रभाव है। ये सारी बिल्डिंगें कहाँ? फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं। फिर इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया। इसने बनवाया था 1575 में। इसने क्या बोला कि चलो विभिन्न धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं हम वो सुनेंगे, देखेंगे। तो इसने बुला लिया एक मुस्लिम धर्मगुरु को, एक हिंदू को, एक जैन को, एक बौद्ध को, सबको बुला लिया। सबसे बोला डिबेट करो, आप बताओ कि आपके धर्म के जो ईश्वर हैं वो सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं। तो सब लोग करने लगे। अब चूंकि मुस्लिमों का शासन था, तो मुस्लिम धर्मगुरु अपने उसमें अलग रहते थे कि हमारी बात तो माननी पड़ेगी। विवाद होने लगा आपस में, झगड़ा हो जाया करता था इनमें। तो फिर अकबर इससे रुष्ट हो गया। उसने कहा नहीं, उसने घोषणा कर दी मजहर की। उसने बोला धार्मिक मामलों में जो शासक बोलेगा ना, वही सर्वोच्च कथन है, वही सब सम्मान होना पड़ेगा। ठीक है। तो धार्मिक चर्चाओं का स्थल बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फिर दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर के काल में 16वीं सदी। खास है मतलब खास में खास, मंत्री वगैरह यहाँ पर बैठक होती थी। केंद्रीय स्तंभ जिस पर 36 नक्काशीदार कोष्टक हैं, सम्राट के बैठने का स्थान है। फिर शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपनी तकनीकी और सौंदर्य संबंधी पराकाष्ठा पर पहुंची। इस काल में लाल बलुआ पत्थर की जगह अब क्या, मकराना के सफ़ेद मार्बल का यूज होने लगा। पित्रा तकनीक का उपयोग होने लगा, जिसमें कीमती पत्थरों का जड़ाई होती थी। ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ताजमहल की और डिटेल फिर से दी है, जो आपको साथ में वैल्यू एडिशन कंटेंट मिलेगा उसमें। 1631 से 1653 शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ कृति है ये। मुमताज महल की कब्र पर बनाया गया है, और इसका हालांकि इसकी खुद की कब्र भी वही है। इसका जो मुख्य वास्तुकार था, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का मुख्य वास्तुकार। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ताजमहल की इंजीनियरिंग में कुआं नींव, बेल फाउंडेशन तकनीक का उपयोग किया गया था, ताकि यमुना की जो नमी, इसमें क्या है ना, जो प्लेटफॉर्म है वो लकड़ी का, किसी और लकड़ी का बना है। कोई ऐसी लकड़ी है जो पानी में ना कठोर होती चली जाती है। तो ऐसी कुआं नींव तकनीक का उपयोग हुआ है, जिससे कि यमुना की नमी से बिल्डिंग को नुकसान ना हो। सोचो उस टाइम के कलाकार जो वास्तुकार होते थे कितने ज्ञानी होते थे।
अभी तक ताजमहल के फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि यमुना में स्थित है वो। यमुना की पूरी जो बाढ़ आती है, पानी वहां पे जाता है यमुना का। आगे चलते हैं तो इसकी कुल ऊंचाई, पूरी बिल्डिंग की जो टोटल ऊंचाई वो है 73 मीटर 240 फीट। निर्माण सामग्री सफ़ेद मकराना मार्बल का यूज हुआ है। 28 प्रकार के कीमती पत्थरों की भी जड़ावट है। मुख्य गुंबद है वो जो दोहरा गुंबद है। बाहरी ऊंचाई 73 मीटर है, आंतरिक क्या है 24.4 मीटर। मीनारें जो हैं वो हैं 43 मीटर ऊंची। भूकंप की सुरक्षा को लो ना, मीनारों को चारों तरफ की जो मीनार है उन्हें बाहर की तरफ झुकाया गया हल्का हल्का, जिससे कि वो मुख्य गुंबद पर ना गिरें, अगर गिरें तो। चबूतरा जो है वो 95.5 मीटर वर्गाकार है और 7 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्यान है वो चारबाग शैली में बना है, 300 मीटर वर्गाकार है केंद्रीय भाग में। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने आगरा किले में मोती मस्जिद बनवाई 1654 में, जो शुद्ध सफ़ेद मार्बल से बनी है और अपनी सादगी और अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में अकबर ने शुरू कराया था, जहांगीर ने पूर्ण कराया 1613 में। 5 मंजिला है प्रारंभ में। फिर इत्माउद्दौला का आगरा में नूरजहां ने 1628 में। ये बेबी ताज मतलब ताजमहल का एक छोटा प्रतिरूप है, इसके रूप में प्रसिद्ध है। पित्रादूरा का पहला पूर्ण प्रयोग यहीं पर हुआ है। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में अकबर ने 1583 में। मुगलों का सबसे बड़ा किला है यमुना के संगम, अभी हाल ही में मैं गया था यहाँ पर, यमुना के संगम पर स्थित है। एक अक्षय वट है यहाँ पर। ऐसा बोला जाता है अक्षय वट मतलब वैदिक काल से भी पुराना है ये अक्षय वट। कभी इसको कई बार काटा गया, आग लगा दी गई फिर भी ये उगाता है। और ऐसी मान्यता थी कि यहीं पर एक कुआं था, कुआं या गंगा थी, तो इस वट वृक्ष से जो भी व्यक्ति गंगा में डायरेक्ट छलांग लगा के और एक प्रकार से अपनी जान देता था, वो सीधा मोक्ष मिलता था उसे। ऐसी पहले मान्यता थी। फिर इसे बंद करा दिया गया था, क्योंकि लोग, अंग्रेजों ने भी लिखा है कि लोग अक्षय वृक्ष पर जाके आत्महत्या करते हैं, है ना। अंग्रेजों ने इसको कई बार कटवाया, मुगलों ने कटवाया, लेकिन ये फिर से उगाया है। इसको मैं अभी देखा था मैंने, ऐसे चौड़ाई में बसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे फैला हुआ है। खुसरो बाग है, ये भी इलाहाबाद में है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है। प्रयागराज जहांगीर 1622 में खुसरो शाह बेगम और निथार बेगम के मकबरे हैं यहाँ पर। फिर मरियम उज्जमानी का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा में, जहांगीर ने बनवाया 1623 में, अकबर की पत्नी थी। फिर चीनी का रोजा आगरा में है, शाहजहां काल में 1639 में। अफजल खान का मकबरा है यहाँ पर, चमकदार टाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं लखनऊ की तरफ। अवध नवाबी शैली, यहाँ पर अभी तक क्या उपयोग हो रहा था, पत्थरों का उपयोग। यहाँ पर पत्थर अवेलेबल नहीं थे लखनऊ के आसपास, तो ये क्या करेंगे, ईंटों का उपयोग करेंगे और उनको जोड़ेंगे चूने से। ईंटों का नाम क्या था, लखौरी ईंट। तो 18वीं शताब्दी में जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो लखनऊ के नवाबों ने एक नई क्षेत्रीय शैली विकसित की। लखनऊ के आसपास पत्थर उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए यहाँ लखौरी ईंटों और चूने के प्लास्टर का प्रयोग किया गया। यह शैली अपनी जटिल नक्काशी, मछली के प्रतीकों और विशाल मेहराबों के लिए जानी जाती है। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा दोनों एक ही योजना से बने। हुआ क्या था मैं बताता हूँ फिर से, कि जो आसफ उद्दौला नवाब था, 1775 में बन गया था ये व्यक्ति नवाब। जब ये नवाब बनेगा तो यहाँ पर अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तो या तो जनता को आप क्या पैसे सीधे दे दो, इस्लाम में ये सारी चीज़ें थी नहीं, जनता भी वैसी थी कि वो ले नहीं रही थी फ्री का। तो इसने कहा कि हम कोई काम ऐसा कराते हैं इनसे जिससे कि ये काम करें और इनका काम का पैसा दिया जाए तो इनको भी खराब ना लगे और कोई चीज़ बन भी जाए। तो ये अकाल राहत योजना के तहत इसने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा, और उसके पैसे जनता तक पहुंच गए थे जो काम कर रहे थे। बड़ा इमामबाड़ा 1784 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला ने अकाल राहत परियोजना के रूप में बनवाया था। इंजीनियरिंग का चमत्कार है। क्यों चमत्कार है, क्योंकि इसका जो एक हॉल है, सेंट्रल हॉल, बिना खंभे, यहाँ स्तंभ है ही नहीं, अच्छा खासा ये चौड़ा है। अभी मैं बताऊंगा उसका क्या है, 50 मीटर तक इसकी वो है लंबाई। और फिर इसको इधर भूल भुलैया भी है। भूल भुलैया इसलिए बनाई गई थी कि बीच में खोखली चीज़ें हो जाएं जिससे ज़्यादा वजन ना पड़े। तो इसका केंद्रीय हाल बिना किसी खंभे या बीम के टिका हुआ है।
इसके ऊपर बनी भूल भुलैया संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाई, मतलब इस संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए भूल भुलैया बनाई गई थी। देख लेते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में आसफुद्दौला ने 1784 में 50 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई का एक स्तंभ रहित हॉल है। ईरानी हॉल बोलते हैं और भूल भुलैया भी है यहाँ पर। फिर रूमी दरवाजा की हाइट पूछी गई थी, तो हाइट ध्यान रखना 60 फीट ऊंचा है। जो बुलंद दरवाजा वो 54 मीटर ऊंचा है, तो ये मीटर में है। देश का सबसे बड़ा दरवाजा तो बुलंद दरवाजा है, ठीक है। रूमी दरवाजा लखनऊ में आसफुद्दौला ने 1784 में ही बनवाया था, 60 फीट ऊंचा। ये इसके बारे में जो सहायक जानकारी इंपॉर्टेंट है। इस्तांबुल के जो सबलाइम पोर्टे है ना, इससे प्रेरित है, इसलिए इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। फिर एक छोटा इमामबाड़ा भी है, ये भी लखनऊ में है। मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1838 में। सुनहरे गुंबद हैं, झूमरों और अरबी सुलेख से सजा है आंतरिक भाग इसका। छतर मंजिल लखनऊ में है, गाजी उद्दीन हैदर इसने बनवाई थी 18वीं सदी में। छतर मंजिल मतलब छाते के आकार के यहाँ पर गुंबद है। इंडो और यूरोपियन शैली का यहाँ पर मिश्रण है। फिर कैसर बाग, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने बनवाया लखनऊ में। 1847 में बना था, 56 में तो इनको हटा ही दिया जाएगा, है ना, कुशासन का आरोप लगा के मर्ज कर लिया जाएगा, अवध का विलय। विशाल उद्यानों और बारादरियों का परिसर है। लखनऊ की नवाबी वास्तुकला में बारादरी है। बारादरी किसे बोलते हैं, तो 12 द्वारों वाली संरचना और एक तहखाना, ये मस्ट थे, ये चीज़ें तो बनानी थी। कोई भी इमारत बना रहे हो आप, ये चीज़ें कि 12 द्वारों वाली संरचना और एक तहखाना अनिवार्य हिस्सा थे, जो उत्तर भारत की भीषण गर्मी से राहत प्रदान करते थे। दरवाजे होते थे तो हवा पास होती थी, ठंडक रहती थी, और तहखाना होता है नीचे तो और ठंडक। अब आते हैं ब्रिटिश कालीन गोथिक और इंडो सार्वजनिक शैली। ध्यान रखना इस नाम को, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरोपीय स्थापित शैलियों का प्रवेश हुआ। शुरुआत में अंग्रेज क्या जरूरत के हिसाब से प्रशासनिक भवन बनाने थे, है ना, तो उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से बनाई। जब उनका शासन स्थापित हो गया, पैसे आ गए, सब कुछ वही शासक थे, फिर उन्होंने अपना रुतबा दिखाया और फिर वो तकनीकें लेके आए जो ब्रिटेन में चलती थी या जो यूरोप में चलती थी। बाद में इन्होंने गॉथिक रिवाइवल इंडो सार्वजनिक शैलियों का उपयोग किया। प्रयागराज में देख लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज राजधानी रही थी इनकी। तो इलाहाबाद संयुक्त प्रांत की राजधानी होने के कारण ब्रिटिश वास्तुकला का प्रमुख केंद्र रहा। यूपी की तो थी ही थी राजधानी, साथ में एक दिन के लिए यानी कि 1 नवंबर 1858 को देश की भी राजधानी रहा है। प्लस इसको ना हेडक्वार्टर बनाया था कैनिंग ने, जब उसे विद्रोह का दमन करना था, तो प्रयागराज का इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा था। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, ठीक है, उनका खुद का धार्मिक स्थान है ईसाइयों का, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। यह नियो गॉथिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब जान लो कौन सी चीज़ किस शैली में बनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऑल सेंट्स कैथेड्रल प्रयागराज में, वास्तुकार कौन थे, विलियम इमर्सन, 1871 से 91 के बीच बना है। 13वीं सदी की गॉथिक शैली का यूज हुआ है। पत्थर का चर्च है, 400 लोगों की क्षमता है। फिर मेयो का मेमोरियल हॉल था प्रयागराज में, वास्तुकार कौन थे, आर रोस्केल बेन, 1879 में बना है। 180 फीट ऊंचा टावर है, सार्वजनिक सभाओं के लिए निर्मित था। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे कोर्स की जानकारी आप लोग शेयर जरूर करें, जो भी आप सभी पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों का ऐसा कहना है कि सर यूपी में जब 25 से 30 क्लासेज आनी है तो यूट्यूब पर 1-2 क्लास और दे दी जाए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं ऐसा, हम सोच रहे हैं अगर 1-2 क्लास और देनी हुई तो 1-आध क्लास और दे दी जाएगी यूट्यूब पर। बाकी आप लोग ज़रूर शेयर करें, अगर कहीं पर ये चीज़ नहीं दी जा रही तो एटलीस्ट जो अच्छे स्टूडेंट हैं आपके टच में हैं उन तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। यूट्यूब पर इसलिए चीज़ें दी जाती हैं कि लोगों तक पहुंचती हैं कि हाँ यहाँ बैच चल रहा है, क्योंकि कुछ समय के बाद लोगों को पता भी नहीं रहता है कि यहाँ बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब सारी चीज़ें सिर्फ पेड बैच में मिल रही हैं कि आप लोग एटलीस्ट जो आपके टच में है उन तक चीज़ें ज़रूर पहुँचाएँ। और ये सब पता ही है आपको कि कैसे ज्वाइन करना है। जीएस रेवोल्यूशन सर्च करके प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे, कोर्स मिल जाएगा, वहीं से पेमेंट करके बैच खरीद सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो इसी नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
फिर एक है मोयर सेंटर कॉलेज प्रयागराज में। वास्तुकार कौन थे? विलियम एमर्सन, 1872 में बना था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा है। गॉथिक और सार्वजनिक शैली का मिश्रण है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पब्लिक लाइब्रेरी है प्रयागराज की, आर रोस्किल वेन वास्तुकार, 1864 में बनी। स्कॉटिश बैरोनियल शैली, इसका उपयोग हुआ है, लाल ईंट और पत्थर का उपयोग। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, प्रयागराज में है। F.W. स्टीवंस इसके वास्तुकार थे, 1916 में बना। तो ये तो कब बना? वास्तुकार और औपनिवेशिक प्रशासनिक वास्तुकला थी जो प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से बनाई गई। कानपुर और मेरठ में कुछ बिल्डिंगें थीं, हालांकि इन बिल्डिंगों का मुख्यतः संबंध किससे था? 1857 के संग्राम से, स्वतंत्रता संग्राम से। कानपुर की औपनिवेशिक वास्तुकला 1857 के विद्रोह की घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। कानपुर मेमोरियल चर्च 1875 में बना, जिसे ऑल सोल्स चर्च भी कहा जाता है। उन ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था जो घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। घेराबंदी मतलब इनको क्या है ना, कानपुर में जो ब्रिटिश थे, जैसे ही विद्रोह हुआ तो इनको एक जगह बंद कर दिया, या इनको दौड़ा रहे थे लोग तो एक जगह जाके इकट्ठे हो गए, आग लगा दी गई। ऐसे करके बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। मेमोरियल चर्च कानपुर, वास्तुकार थे वाल्टर ग्रेनविली, 1875 में। गॉथिक शैली है लोम्बार्डिक गॉथिक शैली, लाल ईंटों से निर्मित है, क्रॉस के आकार का। फिर मेमोरियल बेल स्क्रीन, ये भी कानपुर में है, हेनरी यूल इसके वास्तुकार थे, 1860 में बना। यहाँ पर भी नक्काशीदार गॉथिक स्क्रीन या शैली का यूज हुआ है। फिर एंजल ऑफ रिसरेक्शन, ये भी कानपुर में है, बैरल कार्लो मारो चेटी इसके वास्तुकार थे, 1860 में। संगमरमर की परी की मूर्ति जो कि शांति का प्रतीक है। फिर जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये आ गया, सेंट जॉन्स चर्च कहाँ है? मेरठ में। यही पूछ लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी 1819 में, 1819 में। उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है और बैरक शैली में बना है। फिर सरधना मेरठ में स्थान है, यहाँ पर सरधना चर्च बनी है। बेगम समरू इसके कौन थे वास्तुकार? 1822 में। इटालियन और भारतीय शैली का यहाँ पर मिश्रण है। अब लखनऊ के जो इंडो सार्वजनिक शैली में है ना बने हुए बिल्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना। लखनऊ में ब्रिटिश काल के दौरान बने भवनों में स्थानीय नवाबी शैली और यूरोपीय तत्वों का मिश्रण मिलता है। चारबाग रेलवे स्टेशन 1914 में, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि चारबाग रेलवे स्टेशन किस शैली में बना है। सबसे बड़ा उदाहरण है किस चीज़ का? इंडो सार्वजनिक शैली का, जिसकी छतों पर बने गुंबद और मीनारें इसे एक महल जैसा रूप देती हैं। जो स्टेशन देखिए चारबाग, क्या कानपुर का कानपुर सेंट्रल देखो वो भी उसी शैली में बना है। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ 1914, इंडो सार्वजनिक शैली। शतरंज की बिसात जैसे लेआउट है, मतलब ऐसे प्यादे जैसे खड़े किए गए ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। विधानसभा भवन लखनऊ का 1928 में बना, अष्टकोणीय कक्ष है, गुंबद पर मोर की आकृतियां हैं। हुसैनाबाद क्लॉक टावर लखनऊ में है, 1881 में बना, 221 फीट का ऊंचा है और विक्टोरियन गॉथिक प्रभाव है इस पर। विक्टोरियन गॉथिक मतलब अंग्रेज वगैरह लाए थे इसको, गॉथिक शैली होती है। ला मार्टिनियर कॉलेज इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में 1845 में। क्लाउड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है और इंडो यूरोपीय महल जैसा बना है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 1911 में, भव्य मेहराबदार गलियारे हैं और गुंबददार मीनारे हैं यहाँ पर। फिर अन्य क्षेत्रों में देख लेते हैं तो इखलास खान का मकबरा बदायूं में, मुगल काल का है। मखदूमन, अब इसमें क्या पूछा जाएगा? जो नए नाम है ना इसमें शैली वगैरह नहीं पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के काल में बनाया तो काल का पूछा जा सकता है। तो इखलास खान का मकबरा बदायूं में है, मखदूमन जहाँ का मकबरा बदायूं में है। फिर जामी मस्जिद मंदावर बिजनौर में है, मध्यकालीन मस्जिद है। इसके बाद नजीब उद्दौला का मकबरा कहाँ है? नजीबाबाद बिजनौर में। इसके बाद पत्थरगढ़ का किला नजीबाबाद में है, रोहिल्ला वास्तुकला का उदाहरण है। बेगम की मस्जिद बरेली में है, आंवला में, 3 ऊंचे गुंबद हैं यहाँ पर। हाफिज रहमत खान का मकबरा बरेली में है, रोहिल्ला वास्तुकला का उदाहरण है।
बुंदेलखंड और मध्य यूपी में देख लेते हैं क्या है। तो कालिंजर का किला कई बार आप लोगों ने सुना होगा, चंदेल शासनकाल में बना है। इसको फिर से मैंने जैसा बताया कि नेक्स्ट जो पीडीएफ है उसमें भी ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, हर चीज़ कब बना, किस काल में बना है, कौन वास्तुकार था, मेन विशेषता क्या है। बांदा में है प्राचीन दुर्ग जिस पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया था, और यही कालिंजर के किले में ही हथगोला इसके हाथ में फट गया था शेरशाह के। 84 गुंबद कालपी में स्थित है, 84 है यहाँ पर ध्यान रखना। लोधी काल का मकबरा है, 84 मेहराबों वाला कक्ष है यहाँ पर। औरंगजेब पवेलियन नाम से फतेहपुर में है और मुगल कालीन संरचना है। फिर कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो निर्माण सामग्री और सजावट किस चीज़ का उपयोग हुआ है। तो सल्तनत काल में मुख्य रूप से स्थानीय जो पत्थर मिले वो और ईंटों का उपयोग। सजावट के लिए कुरान की आयतों का सुलेख मतलब लिखी गई हैं। ज्यामिति पैटर्न का उपयोग किया गया, क्योंकि जो इस्लाम था उसमें ना मनुष्य या किसी भी जीव के चित्रों का चित्रण वर्जित है, जीव चित्रण वर्जित है। हालांकि जहांगीर आएगा तो ये जीव चित्रण भी शुरू हो जाएगा। इसके पहले क्या कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चित्रण करना है, तो ये कुरान की आयत है, फूल पत्तियां बना दे रहे हैं, ज्यामिति पैटर्न बना दे रहे हैं, ये सब हो रहा है। मेहराबों में कोरबेलिंग के स्थान पर सच्ची मेहराब तकनीक अपनाई गई। मुगल काल, अकबर का काल, लाल बलुआ पत्थर मुख्य आधार था इसका। अकबर काल में मैंने बताई लाल बलुआ पत्थर से ही बन रही थी चीज़ें। सफ़ेद संगमरमर का उपयोग केवल बॉर्डर और सजावटी पट्टियों के लिए किया गया, जैसे हुमायूं का मकबरा है, केवल बॉर्डर वगैरह इससे बने हैं। जहांगीर काल में मार्बल का उपयोग ठीक ठाक होने लगेगा, और शाहजहां काल में बहुत ज़्यादा होगा। अष्टकोणीय मकबरे का उपयोग हुआ। फिर शाहजहां के काल में क्या हुआ, शुद्ध सफ़ेद संगमरमर मकराना का पित्रा ड्यूरा तकनीक का उपयोग। संगमरमर में वही कीमती पत्थर के उनसे लेपिस लाजुली, जैस्पर, कार्नेलियन इनको जड़ा गया। दोहरे गुंबद और संतुलित सम्मिति इसकी पहचान थी। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे मैंने बताया मुसम्मन बुर्ज, दो जगह जहां मैंने ये पत्थर देखे, दूसरा है ताजमहल। ताजमहल की दीवारों पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना नीले वगैरह निशान लगे, बीच में पत्थर जड़े हुए थे, अंग्रेज सारे पत्थर निकाल ले गए। अब केवल जो निशान है, निशान मतलब कलर से जो अलग आकृतियां बनी वो हैं, और बीच में हल्का सा छेद मिलेगा जो पत्थर रखने का। फिर नवाबी काल में जो है, नवाब कहाँ थे, अवध के, तो यहाँ पर लखौरी ईंटों का उपयोग हुआ है और चूना से उन्हें जोड़ा गया। चूने के प्लास्टर से पत्थर जैसी नक्काशी की गई। मिट्टी और लकड़ी के ऊंचे ढांचे बनाए गए। ब्रिटिश काल में पक्की लाल ईंटें, इनका प्रयोग, लोहे के बीम का प्रयोग हुआ। कंक्रीट का शुरुआती उपयोग भी इस काल में हुआ। रंगीन कांच और पत्थर की जालियां गोथिक चर्चों की पहचान बन गई थी। आगे चलते हैं, ताजमहल की नींव। तो ताजमहल की नींव के लिए मैंने बताया लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है। तो यमुना के किनारे दलदली जमीन पर वजन सहन करने के लिए गहरे कुओं का जाल बिछाया गया, जिसे आबनूस की लकड़ी और कंक्रीट से भरा गया। यह आज भी नमी के कारण लकड़ी को मजबूती प्रदान करता है। सोचो नमी है तो लकड़ी और कठोर होती जाती है, नमी मिलती रहती है तो। फिर बड़ा इमामबाड़ा का हाल जान लेते हैं। ये क्या है, 16 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा हॉल, बिना किसी खंबे के टिका है। इसकी छत को सहारा देने के लिए दीवारों में छिपी हुई मेहराब और खोखले भूल भुलैया रास्तों का उपयोग किया गया। छिपी हुई मेहराबें हैं, ठीक है, ताकि वजन कम हो सके। रूमी दरवाजा, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रूमी दरवाजा को जब आप दो तरफ से देखते हो ना, तो इस तरफ से अलग दिखाई देता है, दूसरी तरफ से अलग दिखाई देता है। इसकी सजावट में फूलों के साथ साथ कली और पत्तियों का सूक्ष्म प्रयोग किया गया। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। पढ़ते रहो, जैसा मैंने बोला है, जिस क्लास में ज़्यादा फैक्ट देने होंगे वो क्लास ऐसे ही टाइप्ड फॉर्म में होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्स टू मैक्स सारी चीज़ें आपके पास, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो, अब वो ऐसे कंप्लीट हो कि वहाँ से कोई चीज़ आए तो वो आपको ये ना लगे कि मैंने ये पढ़ा नहीं है। शेयर ज़रूर करें, बार बार रिवीजन करें। कंप्यूटर का प्रोग्राम जल्द ही मिलेगा, तो कंप्यूटर प्लस इसको साथ में लेके चलें। और जैसे ही हमें लगेगा कि अब स्पीड और बढ़ानी है, तो हम स्पीड वैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। स्पीड बढ़ाने की जगह दो चीज़ हो सकती है, जैसे आज की क्लास है तो आई थिंक 3 क्लास बराबर कंटेंट एक क्लास में आ गया है ना, और ज़्यादा ही। तो या तो हम अल्टरनेट डे पर क्लास यदि देंगे तो क्लास की लंबाई बढ़ा देंगे, जिससे कि 2 क्लास बराबर कंटेंट एक ही क्लास में मिल जाए, तो एक दिन का गैप रहेगा आपके पास रिवीजन करने के लिए भी, कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा करना है उसके लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।